नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 3। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए। तो आज हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं: वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी EVA और मार्केट वैल्यू एडेड यानी MVA। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है: मैक्सिमाइजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म बाय इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक कंपनी का जो मेन गोल है वो है अपनी ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाना। और ये होगा कैसे? इसके 2 तरीके हैं। एक तो अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू यानी उनकी मार्केट प्राइस को बढ़ाना, और दूसरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंश्योर करना। अब सवाल उठता है कि इसके फोकस एरियाज क्या हैं। यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसका मतलब जो कंपनी के असली मालिक हैं यानी शेयर होल्डर्स, उनकी संपत्ति को बढ़ाना। दूसरा है एफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी पैसे से जुड़े सारे फैसले, जैसे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड कितना देना है, ये सभी बहुत ही एफिशिएंटली यानी सोच समझ कर लेने चाहिए। और तीसरा है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब बिजनेस को फ्यूचर का सोचकर चलाना ताकि वो लंबे समय तक मार्केट में टिका रहे। सिर्फ आज का प्रॉफिट नहीं देखना है। और देखिए, इस स्लाइड के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है: वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से ही निकला है, बस उसका एक बेहतर और एडवांस्ड वर्जन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले 3 कोर फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसा कि आप यहां इस ट्रायंगल डायग्राम में देख सकते हैं, राइट? पहला फैक्टर है रिस्क, यानी उस डिसीजन में जोखिम कितना है। दूसरा है रिटर्न, मतलब उस डिसीजन से हमें फायदा कितना मिलेगा। और तीसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आज के 100 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद के 100 रुपए से ज्यादा होती है। तो एक अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन में इन तीनों के बीच एक अच्छा बैलेंस होना जरूरी है। तो फिर डिसीजन लेने का क्राइटेरिया क्या है? यहां साफ साफ लिखा है ओनली प्रोजेक्ट्स दैट इंक्रीज फर्म वैल्यू और एक्सेप्टेड, मतलब कंपनी सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स हाथ में लेगी जिससे फर्म की ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही हो। सिंपल। और हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी वैल्यू मैक्सिमाइज कर भी रही है या नहीं? इसके लिए यहां 3 सक्सेस इंडिकेटर्स दिए गए हैं। पहला, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, जब शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स, जब निवेशक यानी इन्वेस्टर्स का कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। और तीसरा, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी इज इंश्योर्ड, जब यह पक्का हो जाता है कि बिजनेस आने वाले लंबे समय तक अच्छे से चलेगा। चलिए अब वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के फीचर्स यानी इसकी विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड अप्रोच। बिल्कुल क्लियर है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात नहीं करता, ये लंबी रेस का घोड़ा है। दूसरा पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन कैश फ्लोज नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, यानी इसका फोकस असली कैश पर है जो बिजनेस में आ जा रहा है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट्स पर। तीसरा, कंसिडर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये हर डिसीजन से जुड़े रिस्क को हमेशा ध्यान में रखता है। चौथा, कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने अभी TVM की बात की तो ये उस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। पांचवा, प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करना इसका प्राइमरी गोल है। और आखिरी पॉइंट, लीड्स टू सस्टेनेबल ग्रोथ, इससे कंपनी का जो विकास है वो सस्टेनेबल होता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो अगर कोई कंपनी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को फॉलो करती है तो उसके इम्प्लीकेशंस यानी परिणाम क्या होते हैं, ये एक फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब कंपनी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करती है तो सबसे पहले बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही होते हैं तो उसका अगला असर होता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कंपनी का पैसा सही जगह लगता है। इसके बाद जब रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल होते हैं तो इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू होता है, यानी शेयर की कीमत बढ़ने लगती है। इसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि रिस्क को पहले ही ध्यान में रखा गया है। और इन सब का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, कंपनी मार्केट में लंबे समय तक बनी रहती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एग्जाम्पल है। यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B। दोनों में शुरू का इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है। अब देखिए, प्रोजेक्ट A से हर साल एनुअल कैश इनफ्लो 30,000 का है और प्रोजेक्ट B से 25,000 का। अब अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे तो प्रोजेक्ट A बेटर लग रहा है, am I right? क्योंकि उसका कैश इनफ्लो ज्यादा है। लेकिन जरा नीचे लिखे नोट पर ध्यान दीजिए
Although project A gives higher profit, project B may be selected if it provides stable returns and higher firm value. हो सकता है प्रोजेक्ट बी में रिस्क कम हो और वो कंपनी को लंबे समय में ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स दे। इस वजह से भले ही प्रॉफिट कम हो, फर्म की ओवरऑल वैल्यू प्रोजेक्ट बी से ज्यादा बढ़ सकती है। यही तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का असली फर्क है। अब दो और डिसीजंस के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है डिविडेंड डिसीजन। सोच लीजिए एक कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट कमाती है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे दे, या फिर ऑप्शन 2, 6 लाख बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए री इन्वेस्ट करें और बचा हुआ 4 लाख डिविडेंड दे। अब यहां वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से ऑप्शन 2 बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 6 लाख री इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में कंपनी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ती है, तो ये लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन का। यहां दो कंपनीज हैं। कंपनी एक्स पैसा जमा करने के लिए सिर्फ डेट यानी कर्ज लेती है, जिससे हाई रिस्क हो जाता है। वहीं कंपनी वाई डेट और इक्विटी का एक बैलेंस्ड मिक्स यूज करती है, जिससे स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कंपनी वाई की स्ट्रैटेजी फर्म की वैल्यू को बढ़ाएगी, क्योंकि उसने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ओके, अब ये स्लाइड जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये टेबल आपको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच का डिफरेंस बताता है। पहला बेसिस है फोकस। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का फोकस फर्म वैल्यू पर है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर है। दूसरा बेसिस है रिस्क। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन रिस्क को कंसिडर करता है, ध्यान में रखता है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसे इग्नोर कर देता है। तीसरा बेसिस है टाइम वैल्यू। इसे भी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर किया जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इग्नोर्ड। और आखिरी बेसिस है ग्रोथ। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो एग्जाम से पहले इसको ऐसे याद रखिए, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसका मेन गोल फर्म की ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाना है। ये रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन दोनों को इंपॉर्टेंस देता है, और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पर नहीं बल्कि कैश फ्लोज पर बेस्ड होता है। सिंपल शब्दों में ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने का सबसे अच्छा और सस्टेनेबल तरीका है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसे हम शॉर्ट में EVA कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मेजर ऑफ अ फर्म्स रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि EVA ये बताता है कि कंपनी ने सच में असल में कितना आर्थिक मुनाफा कमाया है। इसका कोर पर्पस क्या है? फोकसेस ऑन वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स, यानी इसका भी मकसद वही है, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनाना। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर EVA पॉजिटिव है यानी 0 से ज़्यादा, तो इसका मतलब है वैल्यू क्रिएटेड, यानी कंपनी ने वैल्यू बनाई है, गुड जॉब। अगर EVA 0 के बराबर है तो नो वैल्यू क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, आगे बढ़ो। और अगर EVA नेगेटिव है यानी 0 से कम, तो इसका मतलब है वैल्यू डिस्ट्रॉयड, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि EVA को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला है EVA इज इक्वल टू NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए इसके हर पार्ट को समझते हैं। NOPAT का फुल फॉर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल शब्दों में ये कंपनी का कोर बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट है, टैक्स देने के बाद। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है उस पैसे को यूज करने की लागत, यानी इन्वेस्टर्स को कम से कम कितना रिटर्न देना ही पड़ेगा। आइए इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से समझें। यहां हमें डेटा दिया गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और NOPAT है 1.5 लाख। ठीक है, अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। EVA इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 10 लाख का 10%। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 लाख का 10% कितना हुआ? सिंपल, 1 लाख। तो हमारा कैलकुलेशन बनेगा 1,50,000 माइनस 1 लाख। इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 50,000 रुपए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? यहां लिखा है रिजल्ट EVA इज पॉजिटिव, कंपनी हैज क्रिएटेड वैल्यू। क्योंकि हमारा EVA पॉजिटिव आया है, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट की है। तो इस टॉपिक में हमने EVA के बारे में पढ़ा। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिए। EVA पर मतलब है कंपनी का रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है NOPAT माइनस कैपिटल चार्ज। और कैपिटल चार्ज कैसे निकलता है?
कैपिटल एम्प्लॉयड को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके। अगर EVA पॉजिटिव है तो वैल्यू क्रिएट हुई है, अगर नेगेटिव है तो वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है। सिंपल एज दैट। हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक है आज का, मार्केट वैल्यू एडेड यानी MVA। इसकी डेफिनेशन देखिए। MVA represents the difference between the market value of the company and the capital invested by investors। सिंपल शब्दों में ये कंपनी की मार्केट में जो टोटल वैल्यू है और इन्वेस्टर्स ने जो टोटल पैसा लगाया है उसके बीच का डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है, MVA इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। और इसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत सीधा है। अगर MVA पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज्ड, और अगर MVA नेगेटिव है लेस देन 0 तो वेल्थ डिस्ट्रॉयड। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ डेटा दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है 50 लाख और कैपिटल इन्वेस्टेड है 40 लाख। फॉर्मूला में डालते हैं MV इक्वल टू 50 लाख माइनस 40 लाख, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 10 लाख रुपए। इसका कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव MVA वेल्थ क्रिएटेड। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स द्वारा लगाए गए 40 लाख के ऊपर 10 लाख की एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट की है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। चलिए अब MVA को भी एक बार शॉर्ट में याद कर लेते हैं। तो MVA क्या है? ये मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टेड कैपिटल के बीच का डिफरेंस है। सिंपल फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट हुई है। ये कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का एक अच्छा इंडिकेटर है। आखिर में चलिए EVA और MVA के बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहला बेसिस है मीनिंग। EVA एक इकोनॉमिक प्रॉफिट है जबकि MVA मार्केट बेस्ड वेल्थ है। दूसरा है नेचर। EVA एक एनुअल मेजर है यानी हर साल कैलकुलेट होता है, जबकि MVA एक क्यूमुलेटिव मेजर है कंपनी की पूरी लाइफ का। तीसरा है फोकस। EVA इंटरनल परफॉर्मेंस पर फोकस करता है जबकि MVA एक्सटर्नल वैल्यूएशन पर यानी मार्केट कंपनी को कैसे देखता है। और चौथा है टाइम। EVA शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बताता है और MVA लॉन्ग टर्म। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, EVA और MVA इंपॉर्टेंट क्यों हैं? यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। पहला, मेजर्स ट्रू परफॉर्मेंस। ये कंपनी की सच्ची परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। दूसरा, फोकसेस ऑन वैल्यू क्रिएशन। इनका ध्यान सिर्फ मुनाफा कमाने पर नहीं बल्कि वैल्यू बनाने पर होता है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अलायंस मैनेजमेंट गोल्स विद शेयर होल्डर्स। इससे मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स दोनों एक ही दिशा में सोचते हैं। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।